एक विशाल रणभूमि जहां दोनों ओर राजसी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से लैस अंतिम युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। सूर्य की किरणें उनके धातु के कवच पर पड़कर चमक रही हैं, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी एक ही क्षण में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हो। यह है महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम, एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। क्या सचमुच महाभारत जैसा युद्ध हुआ था? क्या यह केवल एक कथा है या इतिहास की अदृश्य परतों में छिपा कोई सच्चा युद्ध? महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की आत्मा में बसा है। यह केवल भाइयों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की टकराहट थी, सत्य और असत्य का संघर्ष, जहां प्रत्येक चरित्र अपनी नीति के धाग में उलझा था। श्री कृष्ण का ज्ञान, अर्जुन का धर्म संकट, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी की पीड़ा। यह कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि हमारे इतिहास की असली घटनाओं पर आधारित है। क्या यह केवल एक महाकाव्य है या हमारी धरा के इतिहास में एक सजीव कहानी जो अब भी वक्त की परतों में दबकर रह गई है? महाभारत धर्म और अधर्म का संग्राम, सत्य और असत्य का युद्ध, जहां भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन की दुविधा, भीष्म की प्रतिज्ञा और द्रौपदी की गरिमा आज भी हमारे मन में गूंजती है। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण भी है? क्या सचमुच यह महासंग्राम हुआ था? लेकिन क्या इसके प्रमाण भी हैं? क्या महाभारत के अस्तित्व के पुख्ता सबूत हमारे पास है? आइए इन प्रमाणों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। सबसे पहला प्रमाण कुरुक्षेत्र के अस्त्र शस्त्र और युद्ध स्थल के प्रमाण। कुरुक्षेत्र एक नाम जो भारतीय संस्कृति में अटूट स्थान रहा है। हरियाणा में स्थित यह स्थल पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध का प्रमुख गवाह रहा है। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में कई बार खुदाई की है। खुदाई के दौरान यहाँ से धातु के तीर, गदा, धनुष और ताम्र निर्मित अस्त्रों के अवशेष मिले हैं। आधुनिक परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि यह अवशेष कम से कम 5000 वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिक परीक्षण बताते हैं कि इन हथियारों का निर्माण जिस तकनीक से हुआ था वह उस समय के हिसाब से काफी उन्नत थी। कुछ धातु विज्ञान विशेषज्ञों ने बताया कि इन अस्त्रों में पाए गए तत्व उस समय की सामान्य धातुओं से भिन्न है, जो युद्ध की विभीषिका की गवाही देते हैं। इन शस्त्रों के साथ साथ वहां युद्ध के घोड़ों और रथों के चक्कों के निशान भी मिले हैं, जो संभवतः महाभारत के दौरान हुए सैन्य अभियान का हिस्सा रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवशेष किसी विशाल युद्ध का परिणाम है। क्या यह कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध का अवशेष हो सकते हैं? दूसरा प्रमाण द्वारका नगरी के समुद्र में मिले प्राचीन अवशेष। गुजरात के समुद्र तट से दूर एक और महान सभ्यता की कहानी उभरती है। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत नगरी का वर्णन महाभारत में मिलता है और यह माना जाता है कि किसी समय यह समृद्ध नगर समुद्र में विलीन हो गया था। आधुनिक समय में समुद्री पुरातत्वविदों ने इस स्थान की गहराई में जाकर शोध किया। वहां से मिली पत्थरों की संरचनाएं, मंदिरों के अवशेष और जल में धन से महलों के खंडहर बताते हैं कि द्वारका नगरी केवल एक कल्पना नहीं थी। पानी के नीचे खुदाई के दौरान वहां के पत्थरों और धातुओं की जांच से यह प्रमाण मिला है कि यह संरचनाएं लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी हैं। विशेष रूप से समुद्र की गहराई में एक विशाल द्वार जैसी संरचना मिली है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय की महानगरी की याद दिलाती है। क्या यह वही द्वारका हो सकती है जिसे समुद्र में डूबा हुआ बताया गया है?
तीसरा प्रमाण हस्तिनापुर के प्राचीन खंडहर मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वह स्थान माना जाता है जहां कौरव और पांडवों का राज्य था। आज भी हस्तिनापुर के पास कई प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो महाभारत काल की स्थापत्य कला का प्रतीक है। यहाँ पर महलों के खंडहर, प्राचीन वास्तु के अवशेष और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो महाभारत के समय का संकेत देते हैं। यहाँ पर मिली ईंटों की विशाल दीवारें और नगर की स्थापत्य शैली महाभारत काल की ओर संकेत करती हैं। इतिहासकारों के अनुसार हस्तिनापुर के खंडहर उस समय की विकसित सभ्यता का उदाहरण है। यह नगर अत्यधिक सुसंस्कृत और योजनाबद्ध था, जैसे कि महाभारत के वर्णन में बताया गया है। वहां मिले बर्तनों पर किए गए परीक्षण बताते हैं कि वे लगभग 4000 साल पुराने हैं, जो कुरुवंश के समय के आसपास के हो सकते हैं। महाभारत में वर्णित बहुत से स्थान आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, इंद्रप्रस्थ दिल्ली और मथुरा जैसे स्थानों का जिक्र महाभारत में आता है और आज भी यह स्थान इतिहास और लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का विस्तार, जहां आज भी ब्रह्मा सरोवर, ज्योतिसर और भीष्म कुंड जैसे स्थान है, इस महाकाव्य के प्रमाण को और प्रबल बनाते हैं। चौथा, अस्त्रों का प्रमाण, विशेष ताम्रपत्र और धातु के हथियार। तमिलनाडु के विभिन्न प्राचीन ताम्र पत्तों और पत्थरों पर महाभारत के योद्धाओं का विवरण अंकित है। यह शिलालेख और ताम्रपत्र बताते हैं कि उन योद्धाओं ने कौन कौन से युद्धों में भाग लिया। कुछ प्राचीन ताम्र पत्तों में अर्जुन और भीम के युद्ध कौशल की प्रशंसा की गई है, जो उनके अस्त्र विद्या में निपुण होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के कुछ पुराने मंदिरों में भी अस्त्र शस्त्रों की नक्काशी देखी गई है, जो महाभारत के युग की ओर संकेत करते हैं। इन अस्त्रों पर किए गए अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि उस समय के योद्धा बहुत ही उन्नत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे। पांचवा प्रमाण, उत्तर भारत की नदी सरस्वती का सूखना। महाभारत में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, जो उस समय की पवित्र और शक्तिशाली नदी मानी जाती थी। हालांकि आज यह नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक और भूगर्भीय अनुसंधान से यह प्रमाणित हुआ है कि सरस्वती नदी कभी अस्तित्व में थी और सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बहती थी। यह नदी महाभारत के समय का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रमाण है। छठा प्रमाण, खगोल और ज्योतिषीय प्रमाण। महाभारत में कई खगोलीय घटनाओं का विस्तार से उल्लेख है, जैसे सूर्य और चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति आदि। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने इन घटनाओं का विश्लेषण किया है और पाया कि महाभारत में उल्लेखित ग्रहों और अन्य खगोलीय घटनाएं लगभग 3100 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। कंप्यूटर आधारित खगोलीय सॉफ्टवेयर द्वारा भी यह साबित किया गया है कि महाभारत में वर्णित ग्रहों की स्थिति उस समय के अनुरूप ही थी। इस प्रकार यह प्रमाण है कि महाभारत केवल एक काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि खगोलीय घटना पर आधारित एक वास्तविक घटना थी। सातवां प्रमाण, लाक्षागृह का प्रमाण। महाभारत में पांडवों को एक षड्यंत्र के तहत लाक्षागृह में भेजा गया था, जो एक अत्यंत ज्वलनशील भवन था। यह घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा गांव से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ के पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान ऐसी संरचनाओं के अवशेष मिले हैं जो इस कथा से मेल खाते हैं। यहाँ मिले प्रमाण बताते हैं कि यहाँ कुछ बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था और इस क्षेत्र में कुछ अवशेष लाक्षागृह की कथा को प्रमाणित करते हैं।
8वां प्रमाण पांडवों के वनवास स्थल। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रवास किया था, जैसे मध्य प्रदेश का चित्रकूट और हिमालय का क्षेत्र, जहां उन्होंने वनवास के वर्षों में समय बिताया था। इन स्थानों पर आज भी पांडवों से जुड़े कई स्थलों और मंदिरों का अस्तित्व है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा और भीम पुल जैसे स्थल हैं, जिन्हें पांडवों से जोड़ा जाता है। इन स्थानों पर महाभारत से जुड़ी कहानियां और स्थानीय लोगों की परंपराएं आज भी प्रचलित हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह केवल कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता थी। 10वां प्रमाण अश्वत्थामा का कथित अस्तित्व। महाभारत में अश्वत्थामा को अमृता का वरदान प्राप्त है। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और विभिन्न स्थानों पर देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में और कुछ मंदिरों में उनके अस्तित्व के किस्से हैं। वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है, जिसके माथे पर घाव है जो कभी ठीक नहीं होता। यह मान्यता महाभारत की घटनाओं को सत्य की ओर इंगित करती है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रमाण है भागवत गीता। महाभारत में लिख भगवत गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इसके कुछ विचार और सिद्धांतों का दर्शन, विज्ञान और नीति में गहरा महत्व है। आज के कई विचारक मानते हैं कि इतने गूढ़ और जटिल विचार किसी मिथकीय कथा में नहीं आ सकते, बल्कि यह किसी वास्तविक घटना का ही परिणाम हो सकते हैं। भगवत गीता के अध्यायों में वर्णित युद्ध की स्थिति और अर्जुन का मानसिक द्वंद्व इस बात का संकेत है कि यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई थी। यह महाकाव्य न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों को समझने की कुंजी भी है। तो दोस्तों, क्या महाभारत केवल एक महाकाव्य था? यह हमारे अतीत का वह छिपा हुआ हिस्सा है जिसे हम अब भी अनदेखा कर रहे हैं। प्रमाण हमारे सामने हैं, हमारे पैरों के नीचे की धरती पर बिखरे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इन प्रमाणों को स्वीकार करेंगे? तो दोस्तों, क्या आप भी महाभारत को एक काल्पनिक घटना मानते हैं या महाभारत को इतिहास मानते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।